को 4-6 महीने हरिद्वार जाके थोड़ा सा पश्चाताप करना चाहिए, पाप जो किए उससे उसकी जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या सीएम बदला जाएगा? नहीं, ये तो खाली पुलाव जैसे है, कोई अर्थ नहीं इन सब बातों को, निराधार बातें। कहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सर ये प्रेशर टैक्टिक्स नहीं होती है? सबको एक दायरे में रह के, एक मर्यादा में रह के काम करने की आवश्यकता होती है। अधिकारी चाहता है कि मैं काम ईमानदारी से करूं, वो विधायक को बर्दाश्त नहीं है सर, या उसकी सुनता नहीं है, कई चीज़ें हो जाती है सर। ये उनको तो कहना है कुछ न कुछ, अच्छा है ना, और उनकी फितरत में है। हो सकता है कि ये भी एक प्रकार से पॉलिटिक्स में प्रेशर टैक्टिक्स का प्रयास है। एक प्रदेश उपाध्यक्ष की पद पर हैं, जब आप पगड़ से जब निकले थे तो उस समय आप नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं। सर ये जो सफ़र था, कितने साल का सफ़र हो गया? कैसा लगता है कि एक नगर पालिका, जो बगड़ नगर पालिका, एक छोटी सी नगर पालिका है जो जी, उसके उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, वो भी संगठन में। देखिए, मैंने लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री के नाते से काम किया, और फिर जब मैं संगठन मंत्री से लौटा तो मुझे लगा कि जनप्रतिनिधि के नाते से काम करना चाहिए। तो मैंने, चूँकि मेरा नेटिव बगड़ है, नगर पालिका क्षेत्र है, वहाँ पार्षद का चुनाव लड़ा, पार्षद जीता, और कार्यकर्ता और जनता के सहयोग से नगर पालिका का उपाध्यक्ष बना, क्योंकि अध्यक्ष की सीट जो थी वो उस समय रिजर्व थी। और उसके बाद लगातार मैंने, चूँकि उपाध्यक्ष के दायित्व के नाते से जो मुझे वहाँ डेवलपमेंट के नाते काम करना था वो किया। चूँकि मैं स्टेट की वर्किंग में पहले से था, तो 2006 में ही मैं युवा मोर्चा का प्रभारी बना। युवा मोर्चा के प्रभारी के नाते से मैंने प्रदेश में काम किया, और फिर 2008 में हमारी सरकार नहीं, उसके बाद लगातार संगठन में काम किया, और 2014 से लगातार मैं पहले प्रदेश मंत्री, 3 बार प्रदेश मंत्री रहा, और अभी लगातार तीसरी बार प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते से काम कर रहा हूँ। मुझे स्वाभाविक रूप से 4-5 अध्यक्षों के साथ काम करने का अवसर मिला है, और मैं जितना मन से, मनोयोग से काम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर कोई जिम्मेदारी आपको मिली है तो उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना और उस निर्वाह के अनुरूप काम करना, ये आदमी के स्वभाव में होना चाहिए, और उसके अनुकूल ही मैं काम कर रहा हूँ। सर कहते हैं कि सब संगठन का आदमी होता है। हाँ, संगठन के आदमी की बात हो। सर जब भजनलाल जी इतने लोगों को, कहते हैं कि जहाँ वसुंधरा जी सीएम बनने वाली थी, कई लोगों के नाम आए थे, फिर अचानक एक नाम आता है, आपके संगठन के ही हैं, भजनलाल जी, उनको सीएम बना दिया गया, और लोगों को ये लगता था कि भजनलाल जी चल नहीं पाएंगे, ये शायद लोकसभा इलेक्शन के पहले ही है ना, कहते हैं अपना तामझाम संभालो। क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा ये कहना है कि भजनलाल शर्मा जी हो सकता है विधायक पहली बार बने हो, लेकिन संगठन के काम का और प्रदेश के काम का उनको व्यापक अनुभव है। क्योंकि वो पहले से भरतपुर जिले के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, 3 बार भरतपुर जिले के अध्यक्ष रहे, फिर पार्टी में उपाध्यक्ष बने, फिर महामंत्री बने, फिर 4 बार महामंत्री बने। तो प्रदेश व्यापी एक जो संपर्क है वो उनका था ही, और ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी की रैली, मुख्यमंत्री जी की रैली, बहुत सारे काम इस दौरान 10 साल हम लोगों ने साथ साथ मिल कर के काम किया है। तो प्रदेश का जो एक टेम्परामेंट है, उस टेम्परामेंट को समझने के जो एक अनुभव आता है, उस नाते से भले ही हो सकता है कि चूँकि कोई विधायक 200 ही बनेंगे, सांसद 25 ही बनेंगे, तो सब कार्यकर्ता वो बन नहीं सकते, लेकिन नहीं बनने के बाद में भी जो लोग अपनी गुडविल के आधार पे सांसद विधायक जैसा एक क्षमता रखते हैं, ऐसे बहुत लोग पार्टी में होते हैं, उनमें से एक भजनलाल जी हैं। और आप देख रहे हैं कि पिछले 5 महीने में एक परिपक्व मुख्यमंत्री के नाते से उन्होंने जो राजस्थान में फैसले किए हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने उन सब अवधारणाओं को तोड़ दिया है, चाहे ERCP का हो, चाहे यमुना जल समझौते का हो, चाहे पेपर लीक के खिलाफ हो, चाहे गैंगस्टर के खिलाफ हो। और कल आपने देखा होगा कि कैसे एक मुख्यमंत्री और पंप हाउस में जाकर के, ग्रामीण प्रवेश का मुख्यमंत्री तो आज तक तो कोई नहीं गया। हाँ, इतिहास में कोई जाकर के इस प्रकार से भरी दोपहरी में खड़े होकर के और समस्याओं के बीच में कूद जाना,
ये परिपक्वता की निशानी है कि आप कैसे अपने सब चीज़ों को करते हुए, सारे अधिकारी जो है फील्ड में हैं, तो अब चूँकि टेम्परेचर और बाकी चीज़ें उसका निरीक्षण करना पड़ता है। पिछली बार 2 बार का मैंने देखा है तो मई में 40 डिग्री टेम्परेचर रहा है पिछले 2 बार। इस बार उसी मई में टेम्परेचर 47, 48, 49 तक पहुंच गए। हाँ सर, इस बार कई साल का रिकॉर्ड भी टूटा। तो आप 7-8 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसके कारण से काफ़ी चीज़ें हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो पिछले 5 साल का कुप्रबंधन रहा कांग्रेस सरकार का, चूँकि वो सरकार केवल सरकार चलती रहे इसलिए सरकार थी, उसको जन सरोकार से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्होंने बिजली को फेल कर दिया, इसलिए पानी। अब मुझे हंसी आती है, अशोक गहलोत जी कहते हैं कि हॉस्पिटल में पंखे बिजली लगने चाहिए। तो माननीय मैं आपसे जानना चाहता हूँ 5 साल आपने पंखे बिजली लगाए कि नहीं लगाए? अब नहीं लगाए आपने या लगाए थे तो क्या आप अपने साथ ही ले गए उनको? आज कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? केवल अपने आप को ये शो करना कि भाई हम लोग जिंदा हैं, ऐसे बयान बहादुर बन कर के लोग काम करने। अभी उनको सब लोगों को इस प्रकार की जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, अशोक गहलोत जी जैसे प्रमुख लोग, एक बार उनको 4-6 महीने हरिद्वार जाके थोड़ा सा पश्चाताप करना चाहिए, पाप जो किए उससे उसकी जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। सर क्या इसमें खबरें उठती हैं सर सोशल मीडिया पे, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, हर जगह खबरें उठ रही हैं कि क्या सीएम बदला जाएगा? नहीं, ये तो खाली पुलाव जैसे है, कोई ऐसी कोई न कोई खबर है न कोई चीज़, इस बात की कोई खबर है सर? जब कुछ नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ना, जिन लोगों को कुछ भी, अब ये तो सोशल मीडिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो गई है, आप कुछ भी उस पर छोड़ दो तो उसकी चर्चा चालू हो जाती, कोई अर्थ नहीं इन सब बातों को, निराधार बातें। नहीं सर, इसमें जब ये चीज़ें उठी थी कि एक जो आपके भाजपा में एक सिस्टम है कि संगठन की बात होती है, संगठन में हो जाती है सर। जब लेटर वो सीएम को दिया जाता है सर, वो मार्केट में आ जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सर ये प्रेशर टैक्टिक्स नहीं होती है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसे क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन का पदाधिकारी या कोई भी XYZ जिसको भी, सबको एक दायरे में रह के, एक मर्यादा में रह के काम करने की आवश्यकता होती है, होनी भी चाहिए। फिर भी अगर जनहित में कोई प्रश्न किसी का है और उसको लगता है इसका समाधान होना चाहिए तो होना ही चाहिए, इसमें क्या है, और हो भी रहे हैं। अगर इन सब बातों के बाद में भी हो रहे हैं, लेकिन राजनीति में क्या है कि सबका अपना अपना एक परफेक्शन है, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और उसके अनुरूप वो उसको करने की कोशिश करते हैं। समानुकूल सब चीज़ों का उत्तर होता है इसमें। सामान्य सर, एक खबरें चल रही हैं कि ये जो तबादला नीति होगी, बनेगी, और उसके लिए ड्राफ्ट भी लोग अपने अपने हिसाब से डाल रहे हैं कि 3 साल के अंदर कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा और सांसदों की और विधायकों की नहीं चलेगी। सर एक छोटा सा मेरा मैसेज सवाल था, और भ्रष्टाचार ही होगा तब उस पर सीएम के पास नाम जाएगा, तब उसको हटाया जाएगा। सर एक विधायक और एक अधिकारी ईमानदार हैं सर, वो अधिकारी चाहता है कि मैं काम ईमानदारी से करूं, वो विधायक को बर्दाश्त नहीं है सर, या उसकी सुनता नहीं है, कई चीज़ें हो जाती है सर, तो सर फिर क्या होगा? वो आदमी को भ्रष्टाचारी बनाएंगे या एमएलए की नहीं सुनी जाएगी? क्योंकि सर चीज़ें ये उठ रही हैं मार्केट में कि भाई 3 साल अगर तबादला नीति में जाती है, 3 साल वो अधिकारी अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, तो फिर एमएलए का मतलब ही क्या सर? देखिए, कोई भी नीति बनती है टूटने के लिए, तो उस नीति में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं होता है कि भाई जो जिसको, इसका मतलब ये कोई एक लाइसेंस नहीं है कि आपको हमने 3 साल कहीं लगा दिया तो आपको वहाँ लाइसेंस मिल गया, आप चाहे जो करो, और चाहे उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। देखिए, पूरा तंत्र जो है, उस तंत्र में एक कुल मिला के तंत्र को चलाने की व्यवस्था होती है और उसका एक सबऑर्डिनेट अफसर होता है। अब वो चैनल जो है, वो चैनल ब्रेक नहीं होना चाहिए। कलेक्टर कोई आदेश कर रहा है, एसडीएम नहीं माने, एसडीएम कोई आदेश कर रहा है, तहसीलदार नहीं मान रहे, तहसीलदार कोई आदेश कर रहा है, पटवारी नहीं मान रहे, तो ये ब्रेक है।
ऐसा अगर ब्रेक कोई उत्पन्न होता है तो उससे निश्चित रूप से शंकाएं उत्पन्न होती हैं। तो सिस्टम का फॉर्मेशन होना, सिस्टम को ठीक से चलाना, सिस्टम का पटरी पे आना, जनता के काम होना, जन सरोकार की भावनाएं उत्पन्न होना, संवेदनाएं उत्पन्न होना, ये जितना एक पटवारी पे लागू होता उतना एक मंत्री पे लागू होता, एक मुख्यमंत्री पे लागू होता, एक सभी प्रकार के जनप्रतिनिधियों पे लाता। तो जनता की सेवा के लिए ही सारा सिस्टम बना है। केवल पॉलिटिकल लोगों का काम है जनता की सेवा करना, ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है जनता की सेवा करना। इन दोनों चीज़ों में कोई क्लेश नहीं होना चाहिए। सबका काम है जनता की सेवा करना। सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब ये है कि सरोकार करना, और सरोकार अगर जनता के काम नहीं हो रहे और उसके लिए कोई भी अगर एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो उस हर्डल को दूर करना। वो हर्डल अगर पैदा कर रहे हैं तो फिर ये सब चीज़ें उसी में से बनी हैं। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, तभी तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अच्छे व्यक्ति की हर जगह जरूरत है, अच्छा व्यक्ति अपनी जगह बनाता है। मैं एक सिंपल से उदाहरण से बताता हूँ आपको। एक स्कूल में 10 टीचर काम करते हैं, 500 बच्चे पढ़ाते हैं, 500 बच्चे 5 टीचर्स के पैर छू रहे हैं, 5 के नहीं छू रहे, तो कोई लॉजिक है क्या उसमें? कोई लॉजिक नहीं। वो उनकी भावनाएं हैं, उनको लगता है ये अच्छा काम करे इसलिए इनके छू रहे हैं। तो ये सिस्टम का एक पार्ट है। अगर कोई अधिकारी अच्छा काम करता है तो जनता, अगर उसका कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, वो खड़ी हो जाती है, जनता भी उसके पक्ष में आगे जब इसके अच्छा काम। तो ये मगर इसको लॉजिकली दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये जो भी व्यक्ति जन सरोकार के काम करेगा वो जनता में लोकप्रिय होगा, ये दोहरा ही नहीं इसमें कोई। सर अभी कल की बात है, एक ट्वीट आया है हनुमान बेनीवाल जी का, जो आप विधायक हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपके जो सीएस हैं समानांतर सरकार चला रहे हैं और न तो प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं, बोला कि आपके जो मंत्री हैं वो बाहर खड़े रहते हैं सीएस से टाइम लेने के लिए, और सीएस सुनता ही नहीं। देखिए, मैं इन विषयों पे बहुत ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये उनको तो कहना है कुछ न कुछ। अच्छा। है ना? और उनकी फितरत में है। हो सकता है कि ये भी एक प्रकार से पॉलिटिक्स में प्रेशर टैक्टिक्स का प्रयास है। सीएस का आपका काम क्या है? जनप्रतिनिधि काम, जनप्रतिनिधि से बात करना, आपसे संबंधित व्यक्ति से बात करना। मैं समझता हूँ कि किसी की भी ग्रीवेंसेस सीएम लेवल या सीएस लेवल पर होती ही नहीं है। आज छोटे से छोटे अगर उनका किसी से कोई काम पड़ता है, या तो कोई कलेक्टर का काम होगा, या संबंधित कोई डायरेक्टर का काम होगा, या उसके ज़िले से संबंधित किसी अधिकारी का। सीएस से संबंधित नीतिगत बातों पे मिलना पड़ता है, नीतिगत विषयों पे बात होती है, तो उसके लिए विधानसभा है। तो मुझे लगता है कि ये तो जो फितरती काम है, और उनका किसी न किसी विषय को लेकर नैरेटिव सेट करना जिसको बोलते हैं, उसमें से वो ये लोग हैं, और मुझे नहीं लगता अब कोई उनको गंभीरता से लेता है। सर एक चीज़ और, इस बार भाजपा में सर इतने लोग आए हैं, मैं केवल एक दो जगह की बात नहीं कर रहा, मैं राजस्थान में कई जगह की बात कर रहा हूँ सर। काफ़ी जानकार है, जर्नलिस्ट हो तो जानकारी तो है सर। लेकिन जो लोग सर बाहर से आए हैं भाजपा में, वो लोग सर जो आपके जो कैडर के कार्यकर्ता हैं सर, उन पे भारी पड़ रहे हैं। उन लोगों को फील हो रहा है कि हम क्या हैं सर, ये हो रहा है सर। देखिए, जब भी परिवार बढ़ता है कहीं भी, पॉलिटिक्स में मोटे तौर पे ये मान के चलना चाहिए कि डे टू डे की वर्किंग में आपको बने रहना है। और बहुत स्वाभाविक होता है, कोई नया आदमी आता है, अपने घर पे भी कोई नई बहू आती है तो उसको बताना पड़ता है जेठ जी हैं, ये हैं, ये हैं, ये देवर जी हैं। सर वो जेठ जी पे ही ससुर पे भारी पड़ जाए तो मेरा क्या कहना है कि उसके लिए आपको अपना जो सिस्टम है, हर जगह की अपनी एक समस्या है, अपना एक समाधान है। चूँकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत पुराना काम है ना, तो पुराना काम होने से कार्यकर्ता भी बहुत पुराने हैं, लेकिन संगठन के स्ट्रक्चर में सब चीज़ों का समायोजन है। हम यहाँ बैठते हैं तो हमको पता है कि कौन सा कार्यकर्ता कब का है, उसका वेटेज क्या है, कौन सा कार्यकर्ता कब का है, इसका वेटेज क्या है, तो किसके काम को प्राथमिकता देनी है, किसके काम को प्राथमिकता नहीं, ये सब अपने आप पॉलिटिकल सिस्टम में से समझ में आती हुई चीज़ें हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये अपने आप में एक जिसको कहना चाहिए ना कि साफ़ सुथरा कार्यकर्ता हमारा होता है।
तो वो अपने रास्ते, अपनी दिशा खुद तय करता है और वो करके उस मंजिल तक पहुंचता है, क्योंकि स्थायी चीज़ वही है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई स्थायी है तो वो कार्यकर्ता है, बाकी सब तो चीज़ें आती जाती रहती। तो जिनका आने जाने का क्रम बना हुआ है उनकी गिनती भी उसी हिसाब की है, इसलिए कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। जब 30-30 साल वालों को कुछ नहीं मिला तो उनको कौन सा मिल जाएगा? जब वही इंतजार में है तो उनको क्या मिल जाएगा? सर संगठन में बदलाव इस बार होगा? अभी तो चुनाव है, चुनाव परिणाम आएंगे, चुनाव परिणाम आने के बाद में स्वाभाविक रूप से अगला वर्ष पार्टी में सभी स्तर पे संगठनात्मक चुनाव होने हैं। तो वो तो केंद्रीय नेतृत्व का जैसा फैसला हो उसके अनुकूल सब लोग पालना करते हैं पार्टी में। सर एक सवाल है, जिस तरह से घटनाएं हुई मीडिया के अंदर खूब छपा, प्रेस टैक्सेस की बात कर रहा हूँ सर, क्या चुनाव के बाद आपको लगता है फिर कुछ लोग प्रेस टैक्सेस अपनाएंगे? नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रेस टैक्सेस है ही नहीं जी। देखिए, पार्टी में सब लोगों को इस बात का पता है कि केंद्रीय नेतृत्व की हर जगह वॉच है, और इसलिए मीडिया के द्वारा खड़ा किए हुए माहौल को मैं न तो प्रेस टैक्टिस मानता हूँ, न उस लाइट से हम देखते हैं। 30 साल से हम लोग राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के बारे में जितना लोगों की समझ होनी चाहिए उतनी नहीं है। जैसा आपको बाहर दिखता वैसा अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ जो होता है वो सिस्टम से पार्टी ने 3-4 व्यवस्थाएं डेवलप कर रखी, उस व्यवस्था के अनुकूल ही सब फैसले होते हैं, इसलिए उसमें कोई निश्चिंत रहने की बात है, कोई ऐसी बात है नहीं। अब आप झुंझुनू से ही हैं, क्या लगता है सर इस बार झुंझुनू जीतेंगे? सर सट्टा मार्केट तो देखिए, सट्टा मार्केट और कोई मार्केट, मैं बहुत सिंपल सी थ्योरी में बताता हूँ आपको। पिछली बार हम 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीते, ठीक है ना, और 2019 में कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में। आज कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं है जिसके कारण से झुंझुनू में, और मुझे उस समय भी ध्यान में है, उस समय भी जब सट्टा मार्केट था तो सट्टा मार्केट में ये सीट ऐसे ही 19-20 थी। ये 2-4-5 सीटें जिनकी चर्चा चलती है राजस्थान में वो ऐसे ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ जो लोगों का अट्रैक्शन है, रिजल्ट आता है तो कोई भी आदमी ये नहीं सोचता था कि ये कैंडिडेट 3-3 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। लोग चर्चा करते थे लाख से जीत जाएंगे, 1.5 लाख से जीत जाएंगे, कोई 3 से जीता, कोई 4 से जीता, 5 से जीता। वोटों ने साइलेंट वोटिंग की। साइलेंट वोटिंग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती है, मोदी जी के पक्ष में जाती है। इसलिए मेरा दृढ़ विश्वास है कि झुंझुनू की सीट हम अच्छे मतों से जीतेंगे। और राजस्थान 100% राजस्थान तो पूरा सभी लोग कह रहे हैं 25 की 25 सीट जीतेंगे। कि वीडियोस देखे सर हेलीकॉप्टर में घूमते हुए, कितनी जगह इस बार प्रवास किया सर आपने? देखिए, काम करते समय जो भी संगठन में जिम्मेदारी मिलती है तो उसके अनुरूप काम करना ही पड़ता है। राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव में लगभग, चूँकि प्रमुख नेताओं की सभाओं की जिम्मेदारी मेरे पास थी, तो राजस्थान की बात करूँगा। राजस्थान के अलावा तो मैं आंध्र प्रदेश में पीएम साहब की, रेचम साहब की रैली की मेरे पास जिम्मेदारी थी। 29 तारीख से लेके 12 तारीख तक मैं आंध्र प्रदेश में रहा। फिर बाद में उड़ीसा में काटाबांजी विधानसभा है जहाँ पर नवीन पटनायक जी खुद चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ हमारे लक्ष्मण बाग जी लड़ रहे थे। उस विधानसभा में मैं 5 दिन रहा, और फिर संबलपुर लोकसभा में मेरा 4 दिन रहना हुआ। ऐसा कुल मिला के लगभग 1 महीना ये मोटा इस बार आप रहे हैं आंध्र की तरफ। देखिए, आंध्र प्रदेश में बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, मैं दावे से, टीडीपी की सरकार वहाँ बन रही है। और ऐसा ही उड़ीसा में लगता है, जहाँ विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों साथ थे। मुझे लगता है दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है, और प्रचंड बहुमत से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। चलिए सर, आपने हमें समय दिया और हमसे बात की। नमस्कार। नमस्कार।